जय हिंद जय भारत दोस्तों। पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर हम एक मूवी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है द केरला स्टोरी। तो कई प्रकार की कंट्रोवर्सी, कई प्रकार के भेद समाज में व देश में फैलते जा रहे हैं। इस केरला स्टोरी के बारे में सब जानने को उत्सुक है कि आखिर केरला स्टोरी है क्या, केरला स्टोरी नाम की मूवी है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो नेशनल वीमेन राइट कमीशन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने 2020 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में यह लिखा था कि वीमेन को, लड़कियों को फोर्सफुल कन्वर्ट्स करवाया जा रहा है मुस्लिम में और उनका कई प्रकार का शोषण किया जा रहा है। उसके अलावा एक आर्टिकल इंडिया टुडे में भी आया था। उस इंडिया टुडे में जो केरला के बैप्टिस्ट या केरला के जो क्रिश्चियन के धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से क्रिश्चियन लड़कियों को भी फोर्सफुल कन्वर्ट करवाया जा रहा है और किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है। तो ऐसा केरला स्टोरी में क्या है कि पूरे समाज में, पूरे देश में खलबली मची हुई है। वो केरला का नाम ही क्यों है बेसिकली, और किसी राज्य का नाम क्यों नहीं, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, कहीं का नाम क्यों नहीं है, सिर्फ केरला का नाम क्यों है। इसी के बेस पे केरला स्टोरी, जिसके बेस पे केरला स्टोरी बनी है और जिसके बेस पे पूरे देश में केरला स्टोरी के बारे में काफ़ी चर्चा फैली हुई है। तो सबसे पहले तो हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी होगी, केरला स्टोरी के पीछे क्या कहानी है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें 20, 30, 40 साल पहले केरल सबसे विकसित राज्य था। केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी, तो और पूरे भारत के मुकाबले केरल में सबसे ज़्यादा एजुकेशन दी जाती थी, सबसे ज़्यादा शिक्षा केरल में ही दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद केरल में किस प्रकार से कट्टरता या रेडिकलाइजेशन हुआ मुस्लिम धर्म का, इसके पीछे क्या कहानी है। इसके पीछे कहानी 30 साल पुरानी या 40 साल पुरानी कहानी है, जब सऊदी अरब में तेल निकला और सऊदी अरब के लोगों के पास एकदम से काफ़ी पैसा आ गया। सऊदी अरब गल्फ कंट्री जिसमें ओमान, यूएई और बाकी जो देश है उनके पास इतना पैसा आ गया कि उनके आने वाली जनरेशन बिल्कुल कामचोर हो गई। अब बाहर से लोग सोर्स किए जाने लगे, जिसमें पाकिस्तान के, भारत के, बांग्लादेश के या साउथ एशिया के जितने भी कंट्री थी वो वहाँ पर काम के लिए जाने लगे। लेकिन वहाँ पर जाने में सबसे पहले भारत में केरल का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि केरल में सबसे पहले एजुकेशन बहुत ही अच्छे स्तर पे रही। अब केरल में बहुत ही अच्छे एजुकेशन स्तर पे रही तो वहाँ पर सऊदी अरब में व गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा केरल के लोग सबसे पहले गए और केरल के लोग सबसे पहले गए तो उसके बेस पे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन सबसे ज़्यादा होने लग गया केरल के लोगों के अंदर। अब केरल के लोगों के अंदर सऊदी अरब के देश में जाने के बाद ही रेडिकलाइजेशन क्यों हुआ, सबसे मुख्य प्रश्न तो यही है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि सऊदी अरब में नया नया तेल निकला, उस तेल में बहुत सारी कमाई हुई, बहुत सारे पैसे हुए। अब जब बहुत सारी कमाई और बहुत सारे पैसे हुए तो उन्होंने अपने धर्म में कट्टरता लाने के लिए वहाबिज़म, WHABISM, वहाबिज़म का सहारा लिया। वहाबिज़म इस्लामीकरण, इस्लाम में एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा है, ऐसी रेडिकलाइजेशन विचारधारा है जिसमें मुस्लिमों को और कट्टरपंथी बनाया जाता है। अब सऊदी अरब के लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि हम अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान बनने के लिए आपको रेडिकलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और हमारे इस्लाम के इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब केरल के लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए सऊदी अरब में। अब वो सऊदी अरब में इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनके रहन सहन देखा, तो रहन सहन काफ़ी सोफिस्टिकेट था, काफ़ी आधुनिक था, लग्जरियस था, तो उसको देख के वो प्रभावित हुए। उसके बाद केरल के लोगों को वहाँ बहुत पैसा मिलता था। उसके बाद वो भारत में जब वैसे वापस आए तो भारत में पैसे वापस आए तो उन्हें बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। तो उससे जो आम लोग थे वो भी प्रभावित हुए कि आखिर क्या हो गया कि इस प्रकार के केरल के लोग सऊदी अरब में जाने के बाद इतने ज़्यादा संपन्न हो गए। तो उसके बाद एक होड़ लग गई और साथ साथ में मस्जिदों का भी एक नवीनीकरण किया गया और जो वहाँ के आमवासी थे, केरल के आमवासी, इस चीज़ को देख के काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एक
कट्टरपंथी विचारधाराओं को मानना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि वहाबिज्म में कट्टरपंथी विचारधारा का सर्वप्रथम रोल है, उसमें कट्टरपंथी विचारधारा सबसे प्रमुख स्थान दिया हुआ है। हालांकि कुरान में इस प्रकार का कोई भी धारा नहीं है। अब उसके बाद केरल में इस प्रकार की सूचनाएं आई कि लव जिहाद के नाम पे, जैसे रेखा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन ने, कि लव जिहाद के नाम पर वहाँ पर कन्वर्जन होता है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दी। तो इसके पीछे की स्टोरी, केरल में कट्टरपंथी क्यों आए, इसके पीछे की स्टोरी 30-40 साल पहले की छुपी हुई है। और इस प्रकार से भारत सरकार ने एक कानून भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट भी दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि किसी भी धर्म में कन्वर्जन के लिए आपको कि कोई लालच नहीं दे सकता, कोई अपनी मर्जी से करना चाहे तो कर ले, कोई किसी प्रकार का लालच, कोई फोर्सफुल कन्वर्जन अवैध माना जाएगा। तो केरला स्टोरी इस चीज़ पर आधारित है कि किस प्रकार से कि एक लड़की को ल्यूर किया गया, एक लड़की को लालच दिया गया, उसके बाद उसकी जो दयनीय स्थिति थी वो भी सबके सामने जाहिर है। और जैसा कि हमें पता है, या मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा, किसी भी देश का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पर ही होता है। धर्म एक ऐसी कड़ी है लोगों के बीच में जो उनको एक समान पहचान देती है, समान पहचान बताती है। इसलिए धर्म का देश के साथ जुड़ाव अभिन्न है, अखंड है, अटूट है। इसलिए धर्म को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत का संविधान सेकुलर है, सभी लोगों को यह स्वतंत्रता देता है कि कौन क्या धर्म अपनाना चाहता है, कौन क्या धर्म नहीं अपनाना चाहता, सबकी मर्जी है। लेकिन किसी प्रकार का लालच, भय, फोर्सफुल कन्वर्जन निंदनीय है और इसकी हमें कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी।